नमस्कार दोस्तों। सिनेमा एंड स्पोर्ट्स एफएम विथ हेमंत पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे डायरेक्टर मनमोहन देसाई साहब के बारे में, जिन्होंने अपनी फिल्मों में कई असंभव दृश्य दिखाए हैं, लेकिन वो दर्शकों ने बड़े ही एक बोलते हैं ना कि आराम से उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, जबकि वो दृश्य कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकते थे। तो असंभव चीज़ों को संभव किस प्रकार बनाया, और जिन सीन्स पर मनमोहन देसाई साहब ने ये काम किया, वही सीन यादगार बन गए। तो आज का जो एपिसोड है वो है डायरेक्टर मनमोहन देसाई साहब के बारे में। अब मनमोहन देसाई साहब के बारे में मैं क्या बताऊं, उन्होंने कई असंभव जो दृश्य हैं, जो कभी ज़िंदगी में आज तक भी मुमकिन नहीं हो सकते असल ज़िंदगी में, उन्हीं दृश्यों पर फिल्मों में काम किया। और ना सिर्फ उन दृश्यों को फिल्मों में रखा, उन सीन्स को फिल्मों में रखा, बल्कि उन सीन्स को इस तरह से बनाया कि सभी लोग विश्वास कर सकें। वो जो दृश्य थे जो कभी हो नहीं सकते, असंभव हैं। मेडिकल साइंस में ऐसा कोई भी अभी कोई टेक्निक इजाद नहीं हुई है, कोई ऐसी डिस्कवरी, कोई ऐसा इन्वेंशन नहीं हुआ है। कुछ फिल्मों में उन्होंने जो दिखाया, कब दिखाया था? 1977 में, 1977, कुछ कम 50 साल पहले लगभग वो फिल्में बनी थी। लेकिन आज भी जो उन्होंने 50 साल पहले दिखाया, वो आज की तारीख में भी मेडिकल साइंसेज में वो चीज़ संभव नहीं है। ताज्जुब की बात ये देखिए कि कार्टून कैरेक्टर कुछ भी करता है, वो हमें लगता है कि ठीक है, ये कार्टून है, ये असल ज़िंदगी नहीं है, ये असल किरदार नहीं है, ये कार्टून है। कार्टून कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये जो थे कैरेक्टर्स, मनमोहन देसाई के कैरेक्टर्स कभी भी कार्टून्स नहीं रहे। ये जीते जागते उदाहरण रहे हैं, जीते जागते इंसान रहे हैं। और वो इंसान जो कि एक्टिंग करने में बड़े माहिर थे, और लगता था वास्तव में हमारे जैसा इंसान, हम खुद पर्दे के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसा लगता था उस समय। उस तरह के कलाकार हुआ करते थे। अगर मैं फिल्म अमर अकबर एंथनी का जिक्र लूं, 1977 की फिल्म थी वो। अब बताइए वो समय कौन सा था? उसके बावजूद भी इस फिल्म में एक सीन ऐसा दिखाया जो असंभव है, लेकिन लोगों ने उसको संभव समझ लिया। और इतना अच्छा सीन है कि अगर वो सीन अगर उस फिल्म से कट जाए तो वो फिल्म गिर पड़ेगी। वो सीन था, वो एक सिचुएशनल सीन था, परिस्थिति पर बंधा हुआ वो एक सीन था, वो ठूंसा हुआ सीन था, नहीं था। और ना सिर्फ वो परिस्थिति पर बंधा हुआ एक असंभव सीन था जिसे मनमोहन देसाई ने संभव बनाने की कोशिश की, और वो इस कोशिश में पूरी तरह से कामयाब हो गए। बल्कि ताज्जुब की बात यह है कि वो सीन फिल्म के शुरुआत में ही था। अब आपको मैं वो सीन बताता हूं। आपने उस फिल्म को देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्लीज देखिएगा, क्योंकि मनमोहन देसाई पूरी फिल्म को शुरुआत से बताते हैं। तो वो कहानी को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें तीन भाई होते हैं छोटे, एक परिवार होता है। और ये एक सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म थी, उसका जिक्र मैं कभी और करूंगा। उसको कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट किया था फिल्मी तरीके से। तो साहब होता यूं है कि एक छोटा सा घर होता है, और जिसमें तीन बच्चे होते हैं। हालांकि वो छोटा घर नहीं होता, लेकिन एक शांति अच्छा सा घर होता है वो, है ना। अब उसमें शुरू में जो दिक्कतें आती हैं, भाई फैमिली पूरी तबाह हो जाती है। मनमोहन देसाई की फिल्मों में तबाही मचती है शुरू में, और उस तबाही में एक दो लोग मतलब इधर उधर हो जाते हैं। मरता कोई नहीं है, बहुत कम ऐसे किरदार होते हैं मनमोहन देसाई साहब की फिल्मों में जो मरते हैं। बाकी सब तितर बितर हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड का पूरा केमिस्ट्री होती है उनमें। इतना बुरी तरीके से बिछुड़ते हैं फिल्मों में उनकी, कि हमें लगता है कि यार अब तो गए काम से, अब तो कुछ नहीं हो सकता। और फिर हम इस क्यूरियोसिटी से देखते हैं कि अब कौन व्यक्ति कहाँ पर, किस रील में कौन व्यक्ति किससे मिलता है, किस तरह से मिलता है। वो पूरी फिल्म एक पूरा एक रोमांच बताती है, और इस वजह से ऑडियंस सारे चिपक करके बैठते हैं। मनमोहन देसाई की फिल्मों में लॉस्ट एंड फाउंड चलता है, और लॉस्ट एंड फाउंड को हर कोई व्यक्ति देखना चाहता है। अब सब ठीक है, लॉस्ट एंड फाउंड चल गया, हो गया।
जब ये बच्चे तीनों बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो मालूम चलता है कि एक बूढ़ी औरत, बूढ़ी नहीं थी, वो अधेड़ उम्र की औरत थी, उसको खून की ज़रूरत पड़ती है, कुछ उसका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। अब ये तीनों जो होते हैं, अमर अकबर और एंथनी, मैं अमर अकबर एंथनी ही फिल्म की बात कर रहा हूँ, 1977 में प्रदर्शित हुई थी जो। उसमें अमिताभ बच्चन होता है, विनोद खन्ना होता है और ऋषि कपूर होता है। पूरा फ्रेम में ये सीन होता है, पूरा एक एक जो बोलते हैं पूरा एक कमरा होता है, वार्ड होता है, उसमें तीनों लेटे होते हैं और तीनों पर से खून चढ़ाया जाता है। मतलब तीनों के जो बाजुओं में सिरिंज लगी होती है और सिरिंज से पाइप, और पाइप एक बहुत बड़ी बॉटल में जा कर के उस तीनों से पाइप से खून उसमें जाता है, इकट्ठा होता है, और उसी समय पर उस बॉटल में से एक थोड़ा सा और मोटा पाइप, हल्का सा, वो जा कर के किस में लगता है, माँ, माँ जो लेटी होती है वो, उसको खून चढ़ता है। अब तीनों बच्चों को ये पता नहीं है कि ये मेरी माँ है, हमारी माँ है, लेकिन वो जो तरीका था कि खून चढ़ाया जाता है, 3 पाइप से होकर के एक बहुत बड़ी बॉटल में जो खून जाता है, और उसी समय वो जो पाइप होती है वहां से होकर के वो माँ को वो खून दिया जा रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल था इस फिल्म में? ये साइंस तो आज भी पॉसिबल नहीं है। आज इतना समय हो गया उस फिल्म को, 50 साल के लगभग होने जा रहे हैं, मेडिकल साइंसेज में इस तरह का जो एक्सप्लोरेशन है आज तक भी नहीं है। लेकिन उन्होंने उस फिल्म में ना सिर्फ ऐसे सीन को दिखाया, बल्कि वो हमको वो विश्वास दिला पाए इस बात को कि भाई ऐसा होता है और ऐसा हो सकता है ना। तो ये थे हमारे शोमैन, जिसको मैं बोलता हूँ शोमैन, मनमोहन देसाई साहब, कि उन्होंने सीन को ऐसा बताया कि असंभव चीज को भी संभव करके दिखा दिया। ये कौन कर सकता है जिसका हाथ मंजा हुआ होता है। और आप देखिए कि हम उस तिलिस्म में इतना भयंकर तरीके से खो जाते हैं कि मनमोहन देसाई उसकी आड़ में हमें बहुत सारे इस तरह के सीन्स को उन्होंने अलग अलग फिल्मों में दिखाने की कोशिश की, और वो कोशिशें सदा सफल रहीं। वो सीन हमारे मन में, हमको लगता है कई बार ऊपरी मन हमारा ये मानता है कि यार ये असंभव है, लेकिन अंदरूनी मन उस सीन को एक्सेप्ट कर लेता है और बड़ी खुशी से उस चीज को स्वीकार कर लेता है। इस तरह के बहुत सारे सीन्स हैं उनकी फिल्मों में। आज मैं उन्हीं तरह के फिल्म्स की सीन्स की बात करता हूँ, है ना। दैट ही मेड ऑल ऑफ अस बिलीव अपॉन द काइंड ऑफ सीन्स दैट वर रियली इम्पॉसिबल in real life. So he made everything possible out of impossible in real. तो मनमोहन देसाई की फिल्मों की खासियत यह थी कि उन्होंने अपनी कहानियों में इस तरह के दृश्य और घटनाएं प्रस्तुत की जो कि असंभव थी, लेकिन फिर भी उन्हें संभव बना दिया। ना सिर्फ संभव बना दिया, बल्कि वो जो सीन अगर हम ना देखें तो हमको लगता है यार फिल्म में से वो सीन हट गया, हमें ध्यान रहता है कि यार ये सीन था इस फिल्म में, लेकिन ये दिखाया नहीं गया, इतना ज़्यादा ध्यान रहता है। लेकिन उनके निर्देशन में जो कौशल है और जो भावनात्मक प्रस्तुति है वो इतनी ज़्यादा तेज़ है। ये एक सबूत है कि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उनके फिल्मों में भावनात्मक पक्ष को बहुत गहराई से दिखाया जाता है। और जब हमारी कनेक्टिविटी इमोशनल लेवल पर किसी के साथ में होती है ना, तो चाहे फिर हमारे साथ में सामने कितनी सारी गलतियां क्यों ना हो, हम उस गलतियों को सेकेंडरी मानते हैं। पहली चीज़ हमारे लिए क्या हो जाती है? इमोशनल कनेक्टिविटी। तो मनमोहन देसाई की फिल्मों में इमोशनल कनेक्टिविटी विथ स्किल, है ना, वो चीज़ है कि आपके पास में नॉलेज है, आपके पास में नॉलेज है, लेकिन आप उसका एप्लीकेशन किस तरह से करते हो और किस पॉइंट पर करते हो, यह खास बात है मनमोहन देसाई में। एप्लीकेशन कहाँ करना है और कैसे करना है, ये जो चीज़ है ना, ये क्राफ्ट्समैनशिप है, ये स्किल है, ये अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के पास नहीं होती है। आइए इस तरह के कुछ सीन्स हम देख लेते हैं उनकी फिल्मों से, जहां पर उन्होंने इस तरह की चीज़ों के ऊपर काम किया है और हमने उनको सही माना है, हमने उनको गलत होते हुए भी हमें मालूम है ये चीज़ नहीं हो सकती है अगर हम ध्यान से सोचें उन सीन को, लेकिन फिर भी हमें वो सीन अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहला सीन तो मैं यही बताता हूँ आपको, अमर अकबर एंथनी का। यह दृश्य भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे ज़्यादा चर्चित और असंभव
तकनीकी कल्पनाओं में से एक है, जहां तीनों भाई का खून, माँ, शायद उनका नाम निर्मला जी होता है उसमें, निरुपा रॉय, उनको खून चढ़ाया जाता है जिससे वो तुरंत स्वस्थ हो जाती हैं, तुरंत। कभी ऐसा होता है क्या कि ब्लड आप चढ़ाओ चढ़ाओ और एक ही बॉटल में से, और उसी समय आप जो मतलब डोनर है और एक्सेप्टर है दोनों एक साथ बैठे होते हैं क्या? खून देने वाला और खून लेने वाला। पहली बात ये चीज़ नहीं हो सकती। दूसरी बात, वो खून एक साथ जा रहा है और वापस आ रहा है एक बूढ़ी औरत के अंदर, वो जा रहा है वो बाजुओं से और सिरिंज से। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। एक प्रोसेस होता है ब्लड को चढ़ाने का, और हाथों हाथ कभी ब्लड नहीं चढ़ाया जाता। और तीनों ही भाइयों का ब्लड मिल गया। चलिए, ये तो हमें बाद में मालूम चलता है, कहानी के हिसाब से वो भाई हैं, लेकिन तीनों ही तैयार हो गए खून चढ़ाने के लिए। और तीनों ही लोग इस तरह से कैसे, क्या संभव है? लेकिन हुआ साहब उसमें। तो उसके पीछे उनका जो भावनात्मक जो पक्ष था वो ये था कि उन्होंने इस सीन को ऐसा दिखाया है एक ही फ्रेम में कि वो खून का रिश्ता, एकता और भाईचारे का प्रतीक बन गया। इसमें जो इमोशनल एंगल है, जो छाप है, वो किसकी है? अगर हम इसको साइंटिफिकली देखते हैं सीन को, तो ये सीन बोरिश है, बकवास है। लेकिन अगर हम इसको इमोशंस पे देखें तो ये सीन, इससे अच्छा कोई सीन हो ही नहीं सकता। जहां चारों लोग, तीन बेटे जो मां से बिछुड़ गए हैं, हमें मालूम है क्योंकि हम उस फिल्म को देख रहे हैं, लेकिन उनको आपस में ये नहीं पता कि उनका आपस में रिश्ता किसके साथ में क्या है। क्या वो मेरा भाई है जो बगल में बैठा हुआ लेटा हुआ है? दूसरा वाला भाई, क्या वो मेरा भाई है मेरे बगल में लेटा हुआ है? क्या हमारी ये माँ है जिन पर हम, हमारा खून चढ़ाया जा रहा है, हाथों हाथ चढ़ाया जा रहा है, लाइवली चढ़ाया जा रहा है, जैसे क्रिकेट का मैच होता है? ये हमें सारी चीज़ मालूम है, हमको पता है दर्शकों के रूप में कि हाँ भाई ये आपस में बिछड़े हैं। इतनी ज़्यादा इमोशनल कनेक्टिविटी हो जाती है मनमोहन देसाई की फिल्मों में कि उसके आड़ में फिर मनमोहन देसाई साहब कुछ भी दिखाते हैं ना तो हमें एक्सेप्टेड होता है। इस सीन में साइंटिफिकली ये सीन गलत है, मेडिकल साइंसेस के हिसाब से उस समय भी गलत था और आज भी गलत है। आज भी मेडिकल साइंसेस में कोई भी ऐसी टेक्निक इजाद नहीं हुई है कि इस तरह से खून चढ़ाया जा सकता है। लेकिन साहब, इसको ना सिर्फ हमने पहले एक्सेप्ट किया था, बल्कि आज भी हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, इस सीन को स्वीकारते हैं। इस सीन को क्यों स्वीकारते हैं? क्योंकि इस सीन में हमें खून की बॉटल्स दिखाई नहीं देती है, इस सीन में हमें टेक्निक्स दिखाई नहीं देती है, इस सीन में हमें दिखाई देता है इमोशनल कनेक्टिविटी। वो इमोशनल जो पूरा का पूरा जो माहौल क्रिएट किया है, उसकी वजह से, उस तिलिस्म की वजह से, उस हिप्नोटिज्म की वजह से हमें वो सीन उस तरह से दिखाई नहीं देता जैसा वो है। हमें वो सीन उस तरह से दिखाई देता है जैसा वो दिखाया गया है ना? ये होती है शोमैनशिप। और इस तरह से दिखाया है कि एकता और भाईचारे को और खून का रिश्ता, वो जो गजब। अब ठीक उसी तरह से फिल्म कूली में आप देखिए, जो कि प्रदर्शित हुई थी 1983 में। इस फिल्म में इकबाल यानी अमिताभ बच्चन की माँ, जो कि अंधी होती है ना, तो उनके ऊपर एक मंदिर का घंटा बजता है। मंदिर का घंटा बजता है ना, तो मंदिर का घंटा जो गिरता है या बजता है, जो भी है, तो उसको गिरने से उनकी आंखें ठीक हो जाती हैं। यह चमत्कार भारतीय सिनेमा की धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के कारण दर्शकों को बिल्कुल विश्वसनीय लगता है। कभी ऐसा होता है कि आपके सिर पर कोई चीज़ अटैक हो गई, सिर पर गिर पड़ी और कोई अंधा व्यक्ति को आंखें दिखें? ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन अगर वो घंटा अगर मंदिर का है, तो दर्शक, ऑडियंस जो है, स्पेक्टेटर्स, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी किसके साथ में? घंटे की। वो घंटा कोई नॉर्मल घंटा नहीं है। वो कहाँ का घंटा है? घंटा मतलब या तो स्कूल का या मंदिर का। मंदिर का जो घंटा है, मंदिर में जो घंटा होता है, अगर हम उसको बजाते हैं, ऐसे तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी पहले घंटे बजते थे, अगर वो घंटा अगर निरुपा रॉय के सिर पर गिर जाता और उनकी आंखें आ जाती तो हमें बेकार लगता। लेकिन वो घंटा कहाँ का, ये देखिए, इमोशनल कनेक्टिविटी कहाँ से बनती है? घंटा बराबर सिंबल है कहाँ का? मंदिर का। और जैसे ही हम ईश्वर को किसी भी चीज़ में लेते हैं, वैसे ही हमारी जो भावनाएं होती हैं,
जो हमारी आध्यात्मिकता होती है, जो हमारी धार्मिक भावनाएं होती हैं, वो हम पर एकदम से हावी हो जाती हैं। और उसकी आड़ में हम इन सभी सीन्स को, इसकी आड़ में चाहे कुछ भी दिखा दिया होता डायरेक्टर ने, वो सीन सारे के सारे संभव हो जाते हैं। तो बेसिकली हमारी जो भावनाएं होती है ना, हम उसके हिसाब से किसी भी चीज़ का आकलन करते हैं। भावनात्मक पक्ष अगर किसी इंसान का बहुत ज़्यादा ऊंचा कर दिया जाए तो उसकी आड़ में वो चीज़ें करता है जो कि तार्किक नहीं होती हैं, उस पर विश्वास करने लग जाता है। उसी तरह से एक फिल्म आई थी तूफान 1989, 1989। उसमें भगवान की मूर्ति से खून बहता है। फिल्म में भगवान की जो मूर्ति होती है, हनुमान की मूर्ति, उससे खून निकलने का दृश्य दिखाया गया है। यह दृश्य भी भगवान पर ही आधारित है। अब देखिए, भगवान से अगर कोई भी चीज़ निकलती है तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं होती है। गणेश जी भी दूध पीने लग गए थे पूरे इंडिया में। आज से कितने साल पुरानी बात हो गई, करीब 25 साल पुरानी बात। उस समय सबने एक्सेप्ट किया था इस बात को। उसमें साइंस नहीं था, उसमें हालांकि साइंस था लेकिन लोगों की नज़र में वो साइंस नहीं था, उसमें चमत्कार था। ठीक उसी तरह से ये फिल्म तो उससे पहले की थी, मैं बात कर रहा हूँ 1995 की। और ये जो थी फिल्म तूफान, वो तो ऐसा चमत्कार तो मनमोहन देसाई साहब ने तूफान फिल्म में ला दिया था। इस दृश्य में जब वो हनुमान जी के मूर्ति से खून निकलता है तो यह दृश्य न्याय और सत्य के प्रति भगवान की शक्ति को एक सिंबोलिज्म यानी प्रतीकात्मक रूप से दिखाने के लिए था, जो पूरी तरह से काल्पनिक था। लेकिन उस समय कोई कल्पना को नहीं सोचता, उस समय उसको वो हजार लाख हकीकत से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है जो आपकी कल्पना होती है, अगर उसको सही तरीके से दिखाया जाए तो। ठीक उसी तरह से एक फिल्म आई थी 1981 में, नसीब, जो इन दोनों के बीच आई थी। यानी अमर अकबर एंथनी सॉरी, आई थी 1977 में, 1977 में, और ये आई थी तूफान 1989, हाँ 89, 89, हाँ। और एक फिल्म थी नसीब, वो भी आपके मनमोहन देसाई साहब की फिल्म थी। उसमें क्या होता है, एक बच्चे का गुब्बारे से उड़ जाना, गुब्बारे में उड़ जाना। तो फिल्म के एक दृश्य में एक बच्चा एक बहुत बड़े गुब्बारे में फंस करके उड़ जाता है और अंततः सुरक्षित रूप से बचा लिया जाता है। यह दृश्य विज्ञान की दृष्टि से असंभव था, बिल्कुल असंभव था। हम लोग देखते हैं जापान में, चाइना में काइट्स उड़ती हैं, बहुत बड़ी सारी काइट्स होती हैं, और काइट के पीछे काइट, काइट के पीछे काइट, और उसको कुछ कम जो रस्सियाँ होती हैं उनसे उड़ाया जाता है। उससे तो इंसान उड़ सकता है, हम उसको कई बार देखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत हाइट पर होती हैं सारी पतंगें, और एक एक पतंग के ऊपर हवा का जो दबाव बनता है बहुत ऊंचाई से सारी पतंगों पर, उसकी वजह से कोई उड़ सकता है। लेकिन कैसे एक बच्चा एक गुब्बारे से उड़ सकता है, आप ये बताइए। ये सीन भी वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल असंभव सीन था, लेकिन क्योंकि इसे भी एक इमोशनल एक रंग दिया था, उस पॉइंट पर सीन को सेट किया था कि जहाँ पर हमें वो फिर तर्क नहीं दिखाई देता, हमें वो सीन की एक आवश्यकता बन जाती है वो सीन। इसे फिल्म के रोमांच और भावनात्मकता ने प्रभावी बहुत ज़्यादा बना दिया था। ठीक इसी तरह एक फिल्म आई थी धर्मवीर, सेम ईयर 1977, जहाँ पर वो धर्मेंद्र और जितेंद्र बहुत ऊंचाई से समुद्र में गिरते हैं और बिना किसी चोट के बच जाते हैं। अब ऐसे सीन तो आपने अक्सर कई फिल्मों में देखे होंगे, और ऐसा होता है। तो यह सीन न केवल एक्शन से भरपूर था, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने के लिए भी, हाँ कुछ सीन होते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए दिखाए जाते हैं, उन सीन को भी ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेगा। ऑडियंस यानी हम लोग गलत बोलते हैं, दर्शक नहीं, ऑडियंस जो श्रोता होते हैं, स्पेक्टेटर्स यानी जो ऑडियंस होते हैं, मतलब जो होते हैं ना, देखते हैं जो। तो जो फिल्मों को देखने वाले जो होते हैं, वो दो कंडीशन पर फिल्मों को एक्सेप्ट करते हैं, फिल्मों में उन सीन को एक्सेप्ट करते हैं। पहली बात तो कि अगर वो भावना से जुड़ा हुआ कोई सीन है, इमोशंस से कनेक्ट करता हुआ कोई सीन है, भले ही आप उसमें कितना भी कुछ भी दिखाओ, इम्पॉसिबल चीज़, असंभव चीज़ों को संभव कर देता है वो जो इमोशनल आपकी कनेक्टिविटी जब किसी चीज़ से बन जाती है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि किसी सीन में, अगर मैं आपको बताऊं एक सीन जो मनमोहन देसाई की फिल्म से अलग है, मान लीजिए किसी सीन में एक माँ मर गई है, एक छोटे से बच्चे को
छोड़ करके, और बच्चा मर गया है और माँ मतलब सॉरी माँ मर गई है और बच्चा जिंदा है, बच्चा छोटा सा है, उस घर में और कोई भी नहीं है, बच्चा रो रहा है, तड़प रहा है, आंसू नहीं आ रहे हैं, वो चीख रहा है बहुत तेजी से, उसको भूख लग रही है। अब माँ अगर आकर के बच्चे को दूध पिला देगी तो हमको वो सीन बिल्कुल भी बेकार नहीं लगेगा, हमको लगेगा हाँ यार यही तो होना चाहिए था इसमें। लेकिन हमें मालूम है कि ये मर चुकी है, कैसे दूध पिला सकती है, क्या वो शरीर है? नहीं है। लेकिन इस जगह पर हम एक्सेप्ट करेंगे उस माँ को, पूरी तरह से हम उस सीन में स्वीकार कर लेंगे कि वो अपने बच्चे को तो दूध पिला रही है। भाई इस बच्चे के लिए उस माँ के अलावा कुछ नहीं है, और माँ और बच्चे का प्यार, ममता, वो तो ईश्वरीय चीज है। जहां पर ईश्वर, जहां आस्था, जहां आध्यात्मिकता प्लस इस सीन में जरूरत है, डिमांड है, बच्चे को जरूरत है माँ की, माँ को जरूरत है बच्चे की, दोनों एक दूसरे के लिए हैं। अगर इस तरह से किसी भी सीन को बना करके डाला जाता है ना फिल्म में, तो वो सीन चाहे कितना ही असंभव हो, वो हमें लगता है कि ये संभव है, संभव है और संभव है, ये संभव का बाप है। वही सीन हमें चाहिए होता है। वहां हम ये नहीं देखते कि ये चीज तार्किक है, अतार्किक है, साइंटिफिक है, नॉन साइंटिफिक है, सब चीज चलती है। सिचुएशन ऐसी बना दो, डिमांड ऐसी क्रिएट कर दो, तो आपको सारी चीज चलेगी। यही चीज आपके शोमैन बनाती है किसको? मनमोहन देसाई साहब को। अब एक फिल्म आई थी रोटी। रोटी फिल्म थी 1974 की, डायरेक्टर यही हमारे आपके बड़ी प्यारी फिल्म थी वो। किस तरह से रोटी का एक टाइटल लेकर के पूरी फिल्म को बनाते हैं, और राजेश खन्ना बाद में मर भी जाते हैं इस फिल्म में। इस फिल्म में भी ये भी मनमोहन देसाई साहब के द्वारा डायरेक्ट थी। फिल्म में एक 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 व्यक्ति की आंखें किसी मरे हुए व्यक्ति के नेत्रदान से तुरंत ठीक हो जाती हैं, तुरंत ठीक हो जाती हैं। और इस प्रकार के नेत्र जो प्रत्यारोपण की प्रक्रिया वास्तविकता में बहुत ज़्यादा समय लेकर के आती है, लेकिन यहाँ पर फटाफट सही हो जाती है, क्योंकि इसे पूरी तरह से भावनात्मक रूप से दिखाया गया है, इसलिए ऐसा होता है। एक फिल्म थी परवरिश। परवरिश में एक कॉमिकल सीन था। अब कॉमिकल सीन में क्या होता है? परवरिश जो 1977 में आई थी, फिल्म में कॉमिकल अंदाज में एक साधारण सा जो साबुन होता है उसका उपयोग करते हुए सीढ़ियों पर खलनायक को फिसला करके हराया जाता है। एक खलनायक, आप सोचिए, वो साबुन से फिसल फिसल करके हार जाता है उस फिल्म में। और ये हास्य के साथ में फिल्म की नाटकीयता को बढ़ाने का भी एक अनूठा तरीका था। फिल्म में हास्य भी एक इमोशन होता है। हमारे अंदर जितने भी इमोशन होते हैं उनको अब कैरी फॉरवर्ड किस तरह से किया जाता है। सीन की डिमांड बना दो, लोगों को देखने में अच्छा लगे, अनयूजुअल लगे, यूनिक लगे, उस चीज को सीन की डिमांड बना दो बस। और जब वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जाता है, सिचुएशन पर दिखाया जाता है, अच्छे कलाकारों द्वारा अभिनीत करके दिखाया जाता है, और लगता है यार इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर नाटकीयता को इस प्रकार से दिखाया जाए कि जहां हमें वो थोड़ा सा रॉयल अंदाज हो उसका, तो वो नाटकीयता हमें बड़ी प्यारी लगती है। तो मनमोहन देसाई की जो फिल्में हैं उनकी शैली जो है ना, वो इस प्रकार की है कि उन्होंने अपनी फिल्मों में विश्वास और भावनाओं को विज्ञान और तर्क से बहुत ऊंचा रखा, बहुत ज्यादा ऊंचा। उनका उद्देश्य हमेशा मनोरंजन और भावनात्मक जो हमसे जुड़ाव है ना ऑडियंस से, वो कनेक्टिविटी है। आप देखिए फिल्म कूली में ही अंतिम सीन में अमिताभ बच्चन पर जो कादर खान गोली चलाता है ना, हाजी अली दरगाह में जब अमिताभ बच्चन पीछे पीछे जाता है, ऊपर मीनार पर चढ़ता है, कादर खान का जो कैरेक्टर होता है उसके, कादर खान कितना पास से गोली चलाता है अमिताभ को, बच नहीं सकता था। और एक गोली नहीं, कितनी गोलियां चलाता है? 3 गोली चलाता है। उसके बावजूद भी अमिताभ बच्चन बच जाते हैं। हालांकि मूल स्क्रिप्ट में अमिताभ बच्चन यानी इकबाल की मौत होनी थी 100%, और सीन शायद इसलिए एकदम बिल्कुल क्लोज दिखाया था उसको, गन पॉइंट पर अमिताभ को रखा था, इतना क्लोजेस्ट गन पॉइंट था कि कोई आदमी एट द स्पॉट मर जाए। और वो सीन में अमिताभ बच्चन मरते हैं, लेकिन क्योंकि उस फिल्म में यहां पर एक अलग चीज थी
कि यहाँ अमिताभ बच्चन मर गए थे, लेकिन मरने के बाद में उनको जिंदा किया गया, क्योंकि ये हादसा हुआ था अमिताभ बच्चन पर कूली फिल्म का, जहाँ पर पुनीत इस्सर का जो हिट था लग गया अमिताभ का, और बैलेंस बिगड़ने से एक एक टेबल थी उसका कोना अमिताभ के पेट में घुस गया था। इस वजह से अमिताभ बच्चन बहुत दिनों तक ऐसी स्थिति में रहे कि कभी भी मर सकते थे वो। उनको मतलब क्लिनिकली डिक्लेयर्ड कर दिया था कि भाई ये डेड हैं। जब वो दोबारा से जिंदगी में आए, असल जिंदगी में जब वो दोबारा से पुनर्जीवित हुए सॉरी, तो मनमोहन देसाई ने कहा कि भाई अब मैं इनको नहीं मार सकता, क्योंकि उन्होंने देख लिया था। जब कुली में अमिताभ बच्चन की हालत खराब हुई थी बहुत ज़्यादा, जब मैंने आपको बताया वो सीन था ऐसा कि घर घर में अमिताभ की पूजा होती थी उस समय, ईश्वर की आरती से पहले या उसके बीच में अमिताभ को बचाने के लिए आरतियां होती थी पूरे इंडिया में, ना सिर्फ मंदिरों में बल्कि गिरजाघर, गुरुद्वारे, आपके जितने भी जो चर्च होते थे वहाँ पर प्रेयर होती थी अमिताभ के लिए, जितने आपके मॉस्क होते थे, जितने भी आपके जो मस्जिद होती थी वहाँ पर इनके लिए मतलब रखे जाते थे, कसीदे कढ़े जाते थे इनके लिए, वो सारी चीज़ें। वो एक समय था जब अमिताभ बच्चन का देखा कि भाई लोग बाग दुखी हैं, उसकी मौत से दुखी हैं, मौत की खबर से दुखी हैं, तो मनमोहन देसाई ने कहा कि अगर मैं अब भी अगर अपने इस कैरेक्टर को, इकबाल जो कि अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, भले ही फिल्म में कर रहे हैं, लेकिन अमिताभ को कोई मरते हुए नहीं देखना चाहता, चाहे तो असल जिंदगी में चाहे फिल्म में, कोई अमिताभ को मरते हुए देखना ही नहीं चाहेगा, अब तो खास तौर पर नहीं देखना चाहेगा। इस समय जब अमिताभ बच्चन जब वास्तव में और इस समय उठ गए हैं, जिंदगी में वापस आ गए, अब इसी समय मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है और मैं उस अमिताभ को मारूं तो ये पिक्चर एक्सेप्ट होगी ही नहीं। इसलिए उनको अपनी इस फिल्म का जो अंत था, जो क्लाइमेक्स था, वो चेंज करना पड़ा, वरना इकबाल इसमें मर जाते। 100% इकबाल की मौत थी स्क्रिप्ट के हिसाब से, लेकिन यहां पर श्योर थे वो कि अमिताभ को मैं मारूंगा, लेकिन यहां पर अमिताभ को वो नहीं मार पाए, क्योंकि सिचुएशन ने, पूरी देश की स्थितियों ने, जो अमिताभ के साथ में असल जिंदगी में हुआ, उस सारी कंडीशंस ने अमिताभ को बचा लिया। तो यहां पर भी हमें ऐसा लगता है कि मनमोहन देसाई ने क्या किया, असंभव चीज को संभव बना दिया, जबकि यहां पर वो संभव चीज को ही संभव बनाने वाले थे। तो ये एक ऐसा सीन था, पहला एक ऐसा सीन था जहां मनमोहन देसाई संभव चीज को ही संभव करने वाले थे, यानी कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल पास से गोली मारेगा तो 100% मौत हो जाएगी। संभव मतलब गोली मारना, उस पर एक संभव चीज क्या होगी कि एक आदमी कम मर जाना, जो पास से उसको मारेगा मर जाएगा। लेकिन यहां पर भी सब असंभव चीज को संभव बना दिया उन्होंने। अमिताभ बच्चन जिंदा रहे, मतलब असंभव चीज हो गई, लेकिन वो क्यों हुआ, क्योंकि असल जिंदगी में भी वो जिंदा ही बच के आ गए। तो ऐसा कुछ था अमिताभ का जादू, और अमिताभ के साथ में किनका, मनमोहन देसाई साहब का जादू। और ये जितनी भी मैंने आपको फिल्म बताई है ना, इनमें अमिताभ बच्चन मेन है, क्योंकि इस तरह के सीन जब अमिताभ बच्चन करते हैं अपनी फिल्मों में, या अमिताभ की कद का कोई भी एक्टर जो होता था उस समय, कि कलाकार भी तो इतने शानदार हुआ करते थे ना। विनोद खन्ना होते थे, आपके ऋषि कपूर, निरूपा रॉय, कितने, प्राण साहब, कादर खान साहब, नीलू फुले, एक से एक कलाकार। तो एक्टर और डायरेक्टर जब आपस में समझते हैं सारी चीज़ों को, और जब उनको इमोशनल कनेक्टिविटी और सारी चीज़ों के साथ, धार्मिकता के साथ में और सिचुएशन से दिखाया जाता है, तो वो चीज़ लगता है कि हाँ भाई ऐसा ही कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आज की इस खास पेशकश में मैंने आपके सामने एक विश्लेषण प्रस्तुत किया कि भाई मनमोहन देसाई की फिल्मों में असंभव चीज़ें संभव करके दिखाते हैं, और हम क्यों उनसे कनेक्टिविटी रख पाते हैं, क्यों उनसे हम एक रिश्ता रख पाते हैं। तो उसके पीछे रीज़न कुछ ये होता है। आप मेरी बात से कितना वाकिफ़ हैं, कितना आप इसको सही समझते हैं, कितना गलत, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ 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 लिखिएगा, और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, और अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने बेहतर कामों के साथ में, अपने अच्छे ध्येयों के साथ में व्यस्त रहें। थैंक यू, मिलते हैं।